हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 61। मिश्रा जी से पिटकर गोलू अपने घर पहुंचा। उसे लगा अपने पिताजी की गलती जब वह उनके सामने कहेगा तो गोलू के पिताजी शर्मिंदा होकर गोलू की बात मान लेंगे, लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ गया। गोलू के पिताजी ने गोलू को ही सूद दिया। गुड्डू गोलू से मिलने उसके घर आया था, लेकिन गोलू को ऐसी हालत में देखकर गुड्डू वापस अपने घर चला आया। रास्ते भर गुड्डू गोलू के बारे में सोचता रहा। जिस साला गोलू हर बात हमें बताता था, लेकिन अपनी शादी की बात हमें काहे नहीं बताई। हो सकता है भूल गया हो या बताना ही नहीं चाहता हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोलू हमसे बहुते प्यार करता है, हमसे कोई बात नहीं छुपाता। तुम खामखा ज्यादा सोच रहे हो गुड्डू। गोलू तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाएगा। गुड्डू घर आया, बाइक साइड में लगाई और अंदर चला आया। हाथ मुंह धोते हुए उसने आवाज लगाई, अम्मा चाय। हाथ मुंह धोकर उसने तौलिए से पहुंचते हुए तौलिए को वहीं कुर्सी के हत्थे पर डाल दिया और जैसे ही पलटा, शगुन चाय लेकर खड़ी थी। गुड्डू कुछ कहता इससे पहले ही शगुन ने कहा, आपकी चाय। एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण दिखाई दे रहे हैं तुम में, शगुन गुप्ता। गुड्डू ने शगुन के हाथ से चाय लेते हुए कहा। शगुन गुड्डू की बात का जवाब दे पाती इससे पहले ही वेदी अपने हाथों में 2-3 कुर्तियां लेकर आई और कहा, गुड्डू भैया जे आप हमारे लिए लाए थे ना, बहुते सुंदर है। नहीं, जे तो हम हाँ तुम्हारे लिए लाए थे, अपने पैसों से। गुड्डू शगुन का नाम लेना चाहता था, लेकिन मिश्रा जी को वहां से गुजरते देखा तो तुरंत अपनी बात बदल दी और वेदी का नाम ले लिया। हालांकि गुड्डू वह कपड़े शगुन के लिए लेकर आया था, लेकिन वेदी और मिश्रा जी के सामने कैसे कहता। बेबस सा गुड्डू शगुन को देखने लगा तो वेदी ने 2 कुर्ती अपने पास रखी और एक लॉन्ग सूट शगुन की तरफ बढ़ाकर कहा, ये आप पहनना, आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा। गुड्डू के दिल को तसल्ली मिली। सारे ना सही, कम से कम एक तो शगुन को मिला। शगुन ने देखा लाल रंग के सूट में गले और बाजुओं पर गुलाबी रंग की कसीदाकारी की हुई थी, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही थी। शगुन को वह बहुत पसंद आया और उसने गुड्डू की तरफ देखकर कहा, थैंक यू। जवाब में गुड्डू मुस्कुरा दिया। मिश्रा जी उसे ही देख रहे थे तो नजरें बचाकर वह ऊपर अपने कमरे में चला गया। गुड्डू अब पहले की तरह खुश रहने लगा था। न मन में कोई उलझन थी, ना ही किसी तरह की कोई टेंशन। बस एक ही परेशानी थी और वो थी गोलू की सगाई। गुड्डू ने रात के खाने के बाद गोलू को फोन लगाया। 1-2 रिंग जाने के बाद उधर से गोलू ने फोन उठाते हुए कहा, जिस नंबर से तुम संपर्क करना चाह रहे हो वो पौवा टिकाकर अपनी किस्मत को कोसने में व्यस्त है। कृपया कल सुबह संपर्क करें। अबे गोलू सुनो तो, गुड्डू कहता ही रह गया और गोलू ने फोन काट दिया। गुड्डू ने फोन साइड में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गया। गुड्डू सुबह उठा और नहा धोकर दुकान के लिए निकल गया। मिश्रा जी से उसकी बातचीत बंद थी और इस बार गुड्डू को मिश्रा जी की नजरों में खुद को ऊपर उठाना ही था। वह अपने काम को लेकर सीरियस था और इन दिनों कोशिश कर रहा था कि उससे कोई गड़बड़ ना हो। गुड्डू दुकान पहुंचा तो देखा गोलू अपना सर पकड़े हुए बैठा था। गुड्डू उसके पास आया और कहा, क्या हुआ गोलू, सब ठीक है ना? कल से बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो यार, हमको बताओ, हम निकालते हैं कुछ हल। क्या बताए गुड्डू भैया, जिंदगी का जी निकला पड़ा है। तुम्हारे पिताजी कभी कभार मूड होने पर पीट दिया करते थे, अब तो हमारे पिताजी भी हाथ साफ करने लगे हैं। गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम कुछ गड़बड़ किए होंगे गोलू, ऐसे तो कोई नहीं पीटेगा तुम्हें। गुड्डू ने बगल में बैठते हुए कहा तो गोलू उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। गोलू को गुस्से में देखकर गुड्डू ने कहा, अच्छा बताओ हुआ का, हम बात करेंगे तुम्हारे पिताजी से। और जे सब छोड़ो, पहले हमें जे बताओ कि तुम्हारी सगाई हो रही है और हमें किसी और से पता चल रहा है। सगाई? किसने कहा आपसे? गोलू ने हैरानी से कहा, नवरत्न कह रहे तुम सूट सिलवाए हो सगाई के लिए। गुड्डू ने कहा, जे नवरत्नवा के पेट में कोनो बात नहीं टिकती। अरे गुड्डू भैया, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे लिए लड़की देखी जा रही है,
वो पिताजी कह रहे कि ना आप दे आओ, हम दे आए। घर आकर इसी बात पर तो बहस हो रही उनसे। गोलू ने गुड्डू को बातों में लपेटते हुए कहा, वही तो हम कह रहे थे गोलू कि तुम सब कर सकते हो, लेकिन हमसे कुछ नहीं छुपाओगे, तभी तो तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो। चलो अब ये मनुष्यत छोड़ो और आओ एक नए ऑर्डर के काम की लिस्ट बनाते हैं। कहते हुए गुड्डू दुकान के अंदर काउंटर की तरफ चला गया। यार गुड्डू भैया कितना भरोसा करते हैं हम पर, उनसे पिंकिया के बारे में बात छुपाना सही रहेगा क्या? क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। गोलू ने मन ही मन खुद से कहा, अरे गोलू क्या हुआ, अरे आ जाओ, नहीं मांगेगी पार्टी सगाई की। गुड्डू ने हंसते हुए कहा। तो गोलू ने गुड्डू की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हमें माफ कर देना गुड्डू भैया, हम चाह के भी तुमको सच नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफ हमारा प्यार है तो दूसरी तरफ तुम्हारी दोस्ती। गोलू अंदर चला आया। लड़का चाय रखकर चला गया। गुड्डू और गोलू ने चाय पी और काम पर लग गए। मिश्रा जी ने शर्मा जी को मना लिया था, लेकिन बात गुप्ता जी की माफी पर आकर अटक गई। उधर गुप्ता जी ने शर्माइन से माफी मांगने के नाम पर गोलू को ही पेल दिया, लेकिन माफी के लिए राजी नहीं हुई। गुड्डू अपनी पसंद से शगुन के लिए तोहफा लेकर आया था, लेकिन अपने हाथों से दे नहीं पाया, पर खुश था कि वेदी के जरिए ही सही शगुन तक सूट पहुंच गया। सब सही चल रहा था, लेकिन जब सब सही चलता है तो किसी न किसी को चुल मचती ही है, और यहाँ चुल मची थी गुप्ता जी यानी गोलू के पिताजी को। गोलू ने जिस तरह से उनसे बात की थी, उन्होंने तय कर लिया कि गोलू की शादी अब उनकी मर्जी से ही होगी। उसी सुबह उन्होंने केशव पंडित जी को बुलाया और गोलू के लिए रिश्ता बताने को कहा। गुप्ता जी की अच्छी किस्मत कहें या गोलू की बुरी किस्मत, गोलू की कुंडली के हिसाब से कानपुर में ही एक अच्छा रिश्ता गोलू के लिए मिल गया। लड़की भी सुंदर थी। गोलू के अम्मा पिताजी को देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने हाँ कर दी। शाम में गोलू जब घर आया तो उसके पिताजी गुनगुनाते हुए आए और लड़की की फोटो गोलू के सामने लहराते हुए कहा, हे ओहो गोलू, ये रही तुम्हारी होने वाली दुल्हन की फोटो, जल्दी से देखो और पसंद करो, कल इसको देखने जाएंगे। गोलू ने फोटो ली और बिना देखे फाड़कर टुकड़े गुप्ता जी को थमा दिए और कहा, पिताजी आप चाहे तो हमें 100 जूते और मार लीजिए, पर हम उनसे शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हारी इसी लड़की से होगी, हम जबान दे चुके हैं। गुप्ता जी ने कहा, सब आपकी जबान का ही नतीजा है। उस दिन पिंकिया की मम्मी से कुछ ना कहे होते तो आज हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे होते। गोलू बड़बड़ाया। उसे बड़बड़ाते देखकर गुप्ता जी ने कहा, बेटा तुम चाहो या ना चाहो, शादी तो तुम्हारी इसी लड़की से होगी। तुम देख लो अपने हिसाब से, बाकी तुम्हारी लाश को भी अपने साथ ले जाना पड़े ना तो हम ले जाएंगे। कहकर गुप्ता जी वहां से चले गए। गोलू समझ गया कि जोर जबरदस्ती से गुप्ता जी नहीं मानेंगे, उनके लिए उसने कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। गोलू अपने कमरे में चला आया और यहां से वहां चक्कर काटने लगा। उसके पास अब एक ही रास्ता था और वो था गुड्डू। गोलू ने गुड्डू को फोन लगाया और सब बात बताई तो गुड्डू ने कहा, जे केशव पंडित ने तो हमारी जिंदगी में भी काफी चरस बो रखी है, इनसे बदला लेने का जिस सही टाइम है, तुम 10 मिनट में चौक पर मिलो, आते हैं हम। शाम के 7 बज रहे थे। गोलू और गुड्डू केशव पंडित के घर पहुंचे। केशव पंडित अपने पूजा घर में आंखें मूंद कर बैठे थे। घर में आज पंडित जी अकेले ही थे, बाकी सब तो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने पूजा खत्म करके जैसे ही आंखें खोली, सामने गुड्डू और गोलू को बैठा देखकर हैरान हो गए और कहा, तुम दोनों तिकड़मबाजियां क्या कर रहे हो? आपको कुछ देने आए हैं पंडित जी। गुड्डू ने गोलू की तरफ देखते हुए कहा, हमें क्या देने आए हो? पंडित जी ने हैरानी से कहा, वो कहाँ है ना पंडित जी, बचपन से आप हमारे और हमारे पिताजी के लिए इतना सब किए, हर शुभ काम में उनके साथ रहे, सब अच्छा किया और बदले में मिली आपको छोटी सी दक्षिणा। क्या होता है छोटी सी दक्षिणा में? तो सोचा क्यों ना हम दोनों मिलकर आपको कुछ और दें। गुड्डू ने कहा, ये तो बहुत पुण्य का काम है गुड्डू, क्या देना चाहते हो? केशव पंडित ने खुश होकर कहा। गुड्डू मुस्कुराया और जेब से कट्टा यानी छोटी सी बंदूक जो कि नकली थी निकालकर केशव पंडित के सामने रख दी और कहा, जे इसकी 6 की 6 गोलियां आपके लिए, बताओ कैसे खाना चाहोगे?
कट्टा देखते ही केशव पंडित घबरा गया और कहा, जे क्या कर रहे हो गुड्डू? हम तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं। जे खेलने की चीज नहीं है, अंदर रखो इसे, चल जाएगा। अच्छा, और आप जो चरस हमारी जिंदगी में बोए थे उसका कहा? जीना हराम कर रखा है आपने सबका। क्या जरूरत थी गोलू के लिए रिश्ता ढूंढने की? और ढूंढना ही था तो पहले गोलू से तो पूछ लेते कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। थमा आए इनके बाप को लड़की की फोटो और इनके बाप पड़े हैं इनके पीछे। गुड्डू ने कहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं गुड्डू बेटा? हमारा तो काम है जी, और हमारी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। फिर शादी करवाना तो पुण्य का काम है ना। केशव पंडित ने हकलाते हुए कहा, अरे पुण्य का काम है तो उनका करवाओ ना जो 36 के हो गए हैं और अभी तक खुले सांड बन के घूम रहे हैं। हमारी उम्र अभी 24-25 है, कहाँ हमारी शादी के पीछे पड़े हैं आप? गुड्डू ने कहा, पर तुम्हारी शादी भी तो हमने। केशव पंडित ने जैसे ही कहना चाहा, गोलू ने बात संभालते हुए कहा, अरे इनको छोड़ो, हमारी सुनो। अगर जे रिश्ता हुआ ना तो एक बात सुन लो, हमारी घरवाली की डोली और तुम्हारी आरती साथ उठेगी। फिर हम रखवाएंगे सत्यनारायण की पूजा अपने घर में और तुम्हारे घर में शांति पाठ। गोलू की धमकी से केशव पंडित डर गया, क्योंकि आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं था, कब क्या कर बैठे। इसलिए मिमियाते हुए कहा, तो अब तुम्हें बताई दो क्या करना है। गुड्डू उन्हें साइड में लेकर आया और सारी बात समझा कर कहा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमने जो जो कहा है वो कल सुबह आकर इनके पिताजी से कह देना बस। ठीक है, हम कह देंगे, लेकिन पहले हमसे वादा करो कि आज के बाद ऐसे कट्टा लेकर हमारे घर में नहीं घुसोगे। केशव पंडित ने कहा। गुड्डू मुस्कुराया और कहा, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ है। केशव पंडित ने हैरानी से कहा, हाँ तो कट्टा ना उनको दे देना, तिकड़ी चलाने के काम आएगा। कहा है कि वो सिर्फ दिवाली पर काम आता है या फिर कमजोर दिल वालों को डराने के लिए। गुड्डू ने कहा तो केशव पंडित को समझ आया कि गोलू और गुड्डू उसे सिर्फ डरा रहे हैं। दुष्ट, इसका मतलब अब तक तुम दोनों हमें डरा रहे थे। रुको, अभी तुम्हारे पिताजी को फोन करके बताते हैं। केशव पंडित ने कहा तो गोलू ने कहा, ठीक है, बता दो। हम भी जाकर पंडिताइन को बता देते हैं कि पनघट वाली गली में कौन सा प्रवचन सुनने जाते हो आप। वैसे हमारे पास उसका पूरा वीडियो भी है, व्हाट्सएप कर देगा आपको। केशव पंडित ने सुना तो उसे याद आया कि हर शनिवार शाम में वे अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए कभी कभार सुट्टा लगा लेते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर गोलू उनके पास आया और कहा, पंडित जी, जे कानपुर है और हिया की हर चौथी गली में ठो रंगबाज तो मिल ही जाता है। गुड्डू भैया ने जो कहा है वो याद रखिएगा, वरना आपकी फिल्म बना के पोस्टर छपवा देंगे। चलो गुड्डू भैया। कहकर गोलू और गुड्डू वहां से निकल गए। बेचारा केशव पंडित इन दोनों के बीच बुरा फंस चुका था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 61। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय।